दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर के। दोस्तों हम लोग जो कवर कर रहे हैं ना भारतीय संविधान, आज हमारा 192वां लेक्चर है। इसी क्रम में हम लोगों ने पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया, पूरे 150 लेक्चर में विस्तार से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कवर किया। ठीक है, अब दोस्तों आगे 151 नंबर से कवर कर रहे हैं हम भारतीय संविधान की क्लास। 191वीं क्लास जो है दोस्तों ये आपकी अंतिम क्लास थी। आज हमारी 192 नंबर की क्लास है, यानी कि देखा जाए तो 42वीं क्लास हमारी। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ना आरंभ करने चल रहे हैं दोस्तों भाग 6 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये छठा भाग है जहां हम राज्य से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, अब राज्यपाल से संबंधित दोस्तों कई सारी चीजें हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित सवाल, नियुक्तियों से संबंधित सवाल, उनके कार्यकाल, उनके वेतन से संबंधित तमाम सवालों को देखेंगे। कुछ सवाल मैंने स्क्रीन पर रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पूछता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, राज्यपाल के बारे में ज्यादातर बातें तो जानते हैं लेकिन अनुच्छेद याद नहीं रखते और सवाल बनता है तो गलती होती है। लिख रहा केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की भूमिका कौन निभाता है, राज्य की कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक प्रधान कौन होता है। इस तरह से तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपको पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका न्यू दोस्तों इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप पूरे भारत में कोई भी परीक्षा दीजिए, कहीं आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। देखो पढ़ना ही तो हमें सिर्फ, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, कारण जानना है। जब सारी चीजें आप जानते हुए पढ़ेंगे ना तो आराम से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज पूछना हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सीधे आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आज हमारा 192वां लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 5760 सवाल आज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे देखिए हम लोग 6000 की तरफ पहुंचने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या आता है सुनिएगा। पहला सवाल दिया दोस्तों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक प्रमुख। अब जो बच्चा नहीं जानता है ना वो सोचेगा राज्य में पावर तो मुख्यमंत्री की होती है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, जबकि संवैधानिक सलाहकार या संवैधानिक प्रमुख दोस्तों कौन होता है, जो राज्य सरकार को तमाम तरह की सलाह भी देता रहता है, उनको काम करने के तरीके भी बताता है। तो संवैधानिक प्रमुख जो है दोस्तों ये राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, राज्यपाल को दोस्तों संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार अगर हम केंद्र की बात करते हैं दोस्तों, अगर सवाल करता है कि केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तब हम कहते हैं दोस्तों केंद्र में संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, दोनों सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आज कई सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे ना, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति का दायित्व होता है दोस्तों, कुछ वैसा ही दायित्व लगभग मिलता जुलता राज्यपाल का भी होता है। तो जिस किसी बच्चे ने राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ा होगा, उन सवालों को अच्छे से देखा होगा, वो इत्मीनान से दोस्तों इन सवालों को भी कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है, मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, लिख रहा किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित होती है। अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछे तो अलग बात है, लेकिन अगर दोस्तों यहां सवाल करता कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति या फिर सवाल करता दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति, तब दोस्तों हमारा जवाब क्या होता, तब हमारा जवाब होता दोस्तों राष्ट्रपति। क्या होता दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। यहां पे तो किसके बारे में पूछ रहा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित होती है, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल हो जाएगा। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, सवाल बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तीसरा सवाल लिख रहा है राज्य की कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक प्रधान कौन होता है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक प्रधान, ऐसे ही दोस्तों केंद्र में भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो जब केंद्र में पूछता दोस्तों तो बच्चे क्या करते हैं, अब यहां पढ़े होते हैं ना संवैधानिक प्रमुख, तो उनके दिमाग में रहता है कि शायद यहां भी राष्ट्रपति की ही बात हो रही है, लेकिन वो गलत जवाब हो जाता है। ठीक है, जब हम बात अगर हम केंद्र की करेंगे, ठीक है, तो केंद्र में दोस्तों कभी भी आप प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिएगा। हमेशा केंद्र में कौन जिम्मेदार होती दोस्तों, ये मंत्री परिषद होती। ठीक है, मंत्री परिषद के बाद जाके दोस्तों प्रधानमंत्री का नंबर आता है। ठीक है, उसी तरह से जब आप राज्य की बात करेंगे तो आप बात करेंगे सीधा सीधा राज्य की मंत्री परिषद। ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद की बात करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों सवाल बनते हैं परीक्षा में, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए और समझिए। ठीक है, इसी तरह से केंद्र में यहां राज्य के अलग मंत्री परिषद। लिख रहा है केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी की भूमिका कौन निभाता है। जी हां दोस्तों, इसमें कड़ी की भूमिका कौन निभाता है, तो याद रखें दोस्तों राज्यपाल निभाता है। ठीक है, कौन निभाता है दोस्तों, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में क्या करता है, एक कड़ी की भूमिका निभाता है। अगर ये राज्यपाल ना होता ना तो शायद केंद्र के साथ राज्य का अच्छे संबंध
संबंधों का निर्माण भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि कोई ऊपर बैठा हो निगरानी के लिए तभी शासन व्यवस्था चल सकती है। लेकिन अब भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? कुछ बच्चों को लगेगा सर ये क्या घिसा पिटा सवाल लेकर आए। चलो, अगर सवाल आपको घिसा पिटा लगता है ना, मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है, लिखा है भारत में किसी राज्य की, बिल्कुल सही, और यहां से मैं सवाल चेंज कर रहा हूं। अगर पूछ दे दोस्तों पहले राज्यपाल कौन थे, बताइए पहले राज्यपाल। यहां दोस्तों पुरुष की बात करा, अब बताइए मुझे, अब आपको कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, चलिए सुन लीजिए, इसीलिए कह रहा हूं कि आप समय देंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं स्टडी 91 पर आए तो हम इस चैप्टर का ना पूरा एकदम बढ़िया से निचोड़ निकाल कर रखेंगे। आप खाली ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको आता है तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 30 में 30 सवाल सही कीजिए, अगर आता है तो सही कीजिए ना, और नहीं आता है तो सीखिए आराम से। तो दोस्तों अगर पूछे, मैं पहले इसी को बता देता हूं, राज्यपाल की बात करेगा दोस्तों तो लिखेगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। कौन दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। दोस्तों ये क्या थे दोस्तों? पहले क्या थे? राज्यपाल थे। और कहां के राज्यपाल थे? तो याद रखें दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब महिला की बात करेगा दोस्तों तो आप यहां नाम याद रखेगा सरोजनी नायडू का। किसका नाम दोस्तों? सरोजनी नायडू का नाम याद रखेगा। और किस राज्य की यह महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में ना उनके मुंह से सुचिता कृपलानी का नाम आ जाता है। ठीक है, सुचिता कृपलानी का नाम याद आ जाता है। तो सुचिता कृपलानी कौन थी दोस्तों? ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या थी दोस्तों? पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी, इसलिए दोस्तों आपको इनका याद आता है। ठीक है, ये अलग सवाल हो जाएगा। और कहां के लिए चुनी गई थी दोस्तों? तो इनका चुनाव भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, एक ऐसी चिड़िया जो हर तरफ से बंधन में बंधी हुई है। ठीक है, बस सोने का पिंजरा, वो यही जानकर खुश रहे, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा होता है कि नहीं? तो याद रखेंगे ये किसने कहा था? ये कथन दोस्तों सरोजिनी नायडू जी का है। किसका कथन दोस्तों? सरोजिनी लिखेगा, सरोजिनी होता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी का दोस्तों कथन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी ने दोस्तों 1925 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों इन्होंने किया था। कहां पे किया था दोस्तों? तो कानपुर में किया था। कहां पे किया था? कानपुर में इसकी अध्यक्षता किया था। यह पहली भारतीय महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इसके पहले 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था, यह भी आप जानते होंगे। देखिए साथ में पढ़ रहे हैं तो आप चीजों को रिकॉल करते चलिए, ऐसा नहीं कि नितिन सर खाली उत्तर बताते चलते, नहीं। ये आपको ऑनलाइनर सवाल जरूर लग रहे हैं, लेकिन मुझसे जितने सवाल बन पाते हैं मैं उन सभी सवालों पर दोस्तों डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहला आगे देखिए सवाल, किस संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ये बताइए। ठीक है, अब बताइए, अब जितने पढ़ने वाले बच्चे थे जिनको लग रहा था कि नहीं बड़ा आसान सवाल है, अब मुझे बताइए क्या 30 में 30 पाने लायक हैं आप? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भाई हमें पता है कि एक राज्य का राज्यपाल कई सारे राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, उसके पास अतिरिक्त प्रभार भी कई बार होता है। लेकिन दोस्तों ये कहां कि संविधान संशोधन से कहा गया, तो याद रखेगा 7वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन। अब अगला सवाल भी ये भी पूछ सकता है कि 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो याद रखेगा दोस्तों 1956 में हुआ था। ठीक है, उसी में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? एक राज्यपाल होता है, ये बताइए मुझे। ठीक है, ये कहां लिखा गया दोस्तों? तो जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 153, कहां पढ़ेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 153 जब पढ़ेंगे तब दोस्तों वहां आपको इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसी के तरह से हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों उल्लेख कहां है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो दोस्तों इसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया। ठीक है, 53 में कहा गया, अनुच्छेद 53 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और खाली 53 अगर पूछे तो बताएगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यही ना? ठीक है, तो वो जो राष्ट्रपति में 53 में 3 है ना, वही डिनोट करता है दोस्तों कि 3 सेनाओं का क्या है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। लिख रहा है राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? किसके द्वारा दोस्तों राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति याद रखेंगे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं राज्यपाल, इस सवाल को भी याद रखेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? देखिए जो व्यक्ति जिसे नियुक्त कर सकता है वही व्यक्ति उसे हटा भी सकता है।
बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं दोस्तों 21 अनुच्छेद में दी गई हैं। हमने पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले पढ़ा कि राज्यपाल के बारे में कहां बताया गया है कि हर एक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। तो हमने पढ़ा दोस्तों अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है, राज्यपाल के बारे में। अगर राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं की बात करता दोस्तों, तो यह अनुच्छेद 157 में बताया गया। कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 157 में बताया गया, ठीक है। कार्यकाल कहां बताया गया दोस्तों, कार्यकाल के बारे में 156 में बताया गया, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल अगर सवाल बने तो कार्यकाल कहां बताया गया दोस्तों, कार्यकाल के बारे में 156 में बताया गया, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल दोस्तों। तो आयु होनी चाहिए दोस्तों यहां 35 वर्ष। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां दोस्तों राष्ट्रपति की बात होगी, राष्ट्रपति की बात होगी प्लस राज्यपाल की बात होगी। तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इसके लिए आयु सीमा कितना है, 35 वर्ष। और चाहे दोस्तों प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, ठीक है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनके लिए सीमा कितना दोस्तों, तो याद रखेगा 25 वर्ष, ठीक है। ये आप जरा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है ना, ठीक है। और कंफ्यूजन भी बहुत होता है। यही सवाल पूछ रहा ना कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। लिख रहा राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल के किस सदन का सदस्य हो सकता है। पहली बात, राज्यपाल संसद का मेंबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात दोस्तों, राज्य के विधानमंडल का भी मेंबर नहीं होता है। तो याद रखेगा किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस तरह के पद पे जो भी लोग होते हैं ना, ये किसी सदन के मेंबर नहीं होते। हाँ, इस सदन में बैठने वाले प्रमुख व्यक्ति जरूर होते हैं, लेकिन ये मेंबर नहीं होते। मान लीजिए सर, कोई मेंबर को अगर राज्यपाल चुन लिया गया तो जिस दिन राज्यपाल चुना जाएगा उसी दिन से वो मेंबर पद से हटा हुआ माना जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिक दोस्तों इसको हटा हुआ ही माना जाएगा। ये अपने भाषा में आप समझ के रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, देखिए आपकी बात आ भी गई, तो उसे कब अपनी सदन की सदस्यता का त्याग देना होगा। तो याद रखेगा जिस दिन उसे राज्यपाल बनाया जाएगा। सिंपल भाषा में क्या उत्तर है दोस्तों, जिस दिन उसे राज्यपाल क्या किया जाएगा दोस्तों, चुना जाएगा, उसी दिन दोस्तों क्या कर देगा, उसी दिन वो अपनी सदस्यता जो है त्याग देगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल अपनी भाषा में याद रखें। लिख रहा है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दोस्तों 21 अनुच्छेद में दी गई, ठीक है। शर्तों के बारे में कहां बताएगा दोस्तों, तो याद रखेगा ये अनुच्छेद 158 में बताया गया। कहां बताएगा दोस्तों, अनुच्छेद 158, ठीक है। अनुच्छेद 158 में क्या बताएगा दोस्तों, शर्तों के बारे में बताया गया। देखिए इंपॉर्टेंट जो आपसे परीक्षा में पूछता है ना, एक तो 153 पूछता है, ठीक है। 153 में दोस्तों राज्यपाल के बारे में बताया गया। 156 पूछता है जिसमें दोस्तों कार्यकाल के बारे में बताया गया, कार्यकाल के बारे में बताया गया, ठीक है। और क्या पूछता है दोस्तों, अर्हताओं के बारे में पूछता है, अर्हताओं के बारे में पूछता है। अर्हताओं के बारे में दोस्तों 157 बताया गया। और 158 में क्या है दोस्तों, शर्तों के बारे में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, दोस्तों ये किस अनुच्छेद में दिया गया, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। 159 लाइन से पढ़ेंगे। तो पहले दोस्तों शर्तें हैं, फिर दोस्तों 159 में क्या दिया गया है, 159 में शपथ के बारे में, ठीक है, कि राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दोस्तों बताया गया। कहां पर, अनुच्छेद 159 में। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। ये केवल इतनी किताबें नहीं हैं, और भी किताबें हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करके देख सकते हैं। किताबें क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, किताबें आप जानते हैं बिना किताबों के पढ़ना संभव नहीं है, और स्टडी 91 की किताबें हो तो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इन किताबों को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, यहां से भी दोस्तों आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा दोस्तों शपथ के बारे में कहां बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में बताया गया है। जबकि शर्तों के बारे में दोस्तों कहां बताया गया, तो ध्यान दीजिएगा शर्तों के बारे में अनुच्छेद 158 में बताया गया, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। अब बात आता है दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दोस्तों दिलाते हैं राज्यपाल को वो जिस भी राज्य का राज्यपाल है ना, वहां के
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वहां के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों, वो दोस्तों इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। जिस तरह से अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला, अच्छा, इनके शपथ के बारे में कहां बताया गया है? तो अनुच्छेद 60 में बताया गया। कहां पर? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में 60 में बताया गया है। और इनको शपथ दिलाने का काम किसका है दोस्तों? सीजेआई का है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। उसी तरह जब राज्य का मामला होगा तब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामान्य न्यायाधीश नहीं, चीफ जस्टिस दोस्तों क्या करेंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, ये आप याद रखेंगे। लिख रहा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता? मान लीजिए चीफ जस्टिस है ही नहीं, तब दोस्तों देखा जाएगा जो भी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे दोस्तों, न्यायाधीश, वो दोस्तों शपथ दिलाने का काम करेंगे। किस केस में? अगर चीफ जस्टिस नहीं है तब, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तब। उसी तरह से मान लीजिए हम पढ़ते हैं सीजीआई नहीं रहते हैं तब दोस्तों उनके द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति जो रहेगा वो दिलाता है, या वरिष्ठतम सदस्य जो रहता है वो चुना जाता है, ठीक है। लिख रहा राज्यपाल का कार्यकाल कहां बताया गया दोस्तों? बताया तो कार्यकाल के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 156 में बताया गया था। पीछे ही लिखा हूं दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो याद रखेगा, कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 156 में लिखा गया है। लिख रहा राज्यपाल का वेतन भत्ता ये किस कोष से आता दोस्तों? तो याद रखेगा, क्योंकि मामला राज्य का है इसलिए राज्य का संचित निधि। जी हां दोस्तों, जिस तरह से दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, उसी तरह से जो राज्यपाल का वेतन है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। याद रखेंगे संचित निधि, इसे हम कॉन्सोलिडेटेड फंड के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में कहां बताया गया है? तो एक ही अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 266, ठीक है। 266 में दोस्तों याद रखेंगे, चाहे आप केंद्र की बात करेंगे, केंद्र की संचित निधि या राज्य की संचित निधि, ये दोस्तों यहीं पर बताया गया, इसको भी याद रखेंगे। तो जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन वगैरह कहां से जाता है? इसी संचित निधि से जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा राज्यपाल का मासिक वेतन होता कितना है, यानी महीने की जो सैलरी होती है राज्यपाल की वो कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे 3.5 लाख रुपया। कितना होता है दोस्तों? 3.5 लाख रुपया प्रति माह दोस्तों ये राज्यपाल की सैलरी है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, त्यागपत्र। अब देखिए, अगर हम राज्यपाल के शपथ की बात करें, तो शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में बताया जरूर गया है, लेकिन दोस्तों दिलाता कौन है? तो याद रखेगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस जो होते हैं दोस्तों वो इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। लेकिन जब ये कभी त्यागपत्र देगा तो त्यागपत्र किसे देते हैं दोस्तों? ये अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रहते हैं, और राष्ट्रपति ने ही दोस्तों क्या किया है? राज्यपाल को नियुक्त किया है, इनकी नियुक्ति की है। इसीलिए दोस्तों अपना त्यागपत्र राज्यपाल किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में ना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम ले लेते हैं, गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों। जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है आप उसी व्यक्ति को दोस्तों क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं कि नहीं, अब हम इस पद से मुक्त होना चाहते हैं, अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं। तो इस सवाल को आप जरूर याद रखें। देखिए जहां जहां बच्चों से कंफ्यूजन होता है वो चीजें मैं जरूर मेंशन करता हूं, किसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों ऐसे हजारों चैनल हैं, लेकिन आपको एक भी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा। लोगों के सब्सक्राइबर ना अरबों में होंगे, ठीक है, करोड़ों नहीं दोस्तों, और कई करोड़ सब्सक्राइबर। अरब तो अभी किसी का है नहीं, कई करोड़, यानी 1-1 करोड़ से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिन रात बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन आप देखिए क्या कोई ऐसा है जो सीक्वेंस से आपको एक एक चीजें बताया हो, एक एक चैप्टर के बारे में दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाया हो? आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। तो यार क्यों भाग दौड़ करना? यही आपके लिए सही तरीका है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते चलिए, ठीक है। सिस्टम से जब आप पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर दोस्तों आपका ध्यान होगा, आप समझ पाएंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमसे मिस्टेक होता है, एक्चुअली में सवाल पूछता क्या है। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये क्लास देखने के बाद, ठीक है, आप किताब खोलिए ना, सवाल को हल करिए, आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई नितिन सर ने जो पढ़ाया है वो किसी परीक्षा में पूछा भी जाता है या फिर हवा हवाई बातें। आप किताब पढ़ना तो सही। विश्वास करें दोस्तों, शानदार वीडियो है, बस मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। लिख रहा क्या राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जब हम महाभियोग की बात करते हैं दोस्तों तो हम पढ़ते हैं दोस्तों महाभियोग किसके ऊपर चलाया जाता है? तो याद रखेगा राष्ट्रपति। और हमने बताया था दोस्तों महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाता है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। और किसी को उसके पद से हटाना है तो साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, महाभियोग के आधार पर नहीं। फिलहाल तो राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। क्यों नहीं चलाया जाता? क्योंकि इसे राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, ठीक है। तो
तो महाभियोग चलाने वाली कोई बात ही नहीं है। लिख रहा है राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रहता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 साल तक दोस्तों ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। या फिर हम यहां पर एक दूसरा जवाब भी परीक्षा में पाते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के इच्छा तक, ठीक है, राष्ट्रपति के इच्छा तक दोस्तों, इच्छा तक ये ज्यादा बेहतर उत्तर है, क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको साल 2 साल में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अपनी इच्छा दोस्तों और उन्हीं की इच्छा तक दोस्तों ये बने रहते हैं, वरना अगर एक कॉमन टाइम देखें तो 5 साल होता है कॉमन टाइम, ठीक है। लिख रहा है राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इन लोगों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, अगर मैं पूछूं दोस्तों परीक्षा में सवाल भी आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो याद रखेंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी तरह जब हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल करते हैं। इस तरह से एकदम सिस्टम से एक बराबर है, जैसे केंद्र में व्यवस्था वैसे ही राज्य में व्यवस्था है, ठीक है। लिख रहा वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह फैसला दिया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को एक पक्षी, मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से हटा नहीं सकता। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक है, बात समझ में आता है, लेकिन ऐसे बिना किसी इशू के नहीं हटा सकता। तो याद रखेगा बीपी सिंघल का मामला था, किसका मामला था दोस्तों, बीपी सिंघल का मामला था दोस्तों। बीपी सिंघल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2010 में दोस्तों यह निर्णय आता है, यह आप याद रखेंगे। और बनाम दूसरी पार्टी कौन था दोस्तों, तो बनाम भारत सरकार थी, ठीक है। बनाम कौन दोस्तों, भारत सरकार का मामला था। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया, ठीक है। लिख रहा भारत में किसी राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बताया तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। जनरली लोग सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, गलती है, याद रखेंगे, सुधार के रखिए, क्योंकि क्या पता परीक्षा में क्या एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए और क्या वो पूछ बैठे, ठीक है। लिख रहा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, अगर हम केवल लोक सेवा आयोग की बात करते हैं दोस्तों, लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो लोक सेवा आयोग के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, इसके बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया, ठीक है, साफ सुथरा लिख लीजिए, अनुच्छेद 315 में बताया गया है। खैर यहां राज्य की बात कर रहा दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्वयं राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस सवाल को भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, तो धन विधेयक हमेशा दोस्तों, जैसे अगर संसद की बात करते हैं तो लोकसभा में पेश होता है, और राज्य की बात अगर कर रहे हैं तो राज्य के केस में दोस्तों, राज्य के केस में दोस्तों इसे विधानसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है, विधानसभा में। और जब इसे विधानसभा में पेश करेंगे तो राज्यपाल की अनुमति लेंगे, ठीक है। जब इसे दोस्तों केंद्र में पेश किया जाता है, केंद्र में, तो केंद्र में दोस्तों इसे कहां पेश किया जाता है, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। जब इसे लोकसभा में पेश किया जाता है तब किससे पूछना पड़ता है, तब दोस्तों राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। तो दोनों मिलता जुलता उत्तर है, आप ध्यान रखें। लिख रहा राज्य विधान सभा को कौन भंग कर सकता दोस्तों, जिस तरह से दोस्तों अगर हम यहां बात करते हैं लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग करने की बात करते हैं दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। उसी तरह अगर राज्य का मामला है तो राज्य में दोस्तों जो विधानसभा होती है उसे राज्यपाल भंग कर सकते हैं, ठीक है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। और जो उच्च सदन होता है, जैसे हम केंद्र की बात करते हैं तो राज्यसभा, और अगर राज्य की बात करेंगे तो विधान परिषद, क्या कहेंगे, विधान परिषद, वो कभी भंग नहीं होता, वो अस्थायी सदन होता है। लेकिन संविधान के किस भाग में राज्य के शासन के लिए दोस्तों प्रावधान दिया गया है, तो हम पढ़ते हैं भाग 6 के बारे में। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में पढ़ा था नागरिकता के बारे में, भाग 3 में पढ़ा था किसके बारे में दोस्तों, अच्छा अनुच्छेद भी बात कर लीजिए। भाग 1 जो था दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ा था। भाग 2 हमने पढ़ा था दोस्तों नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में पढ़ा था 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में। भाग 4 के बारे में पढ़ा था अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 क पढ़ा था जिसमें 51 का पढ़े थे मूल कर्तव्य के बारे में। भाग 5 पढ़ा था किसके बारे में, संघ के बारे में, संघ के बारे में, अनुच्छेद किससे दोस्तों 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, ठीक है, अनुच्छेद 151 तक। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं राज्य के बारे में। और राज्य के बारे में कहां बताया गया दोस्तों, तो राज्य के बारे में बताया गया है कहां पर, भाग 6 में। अगर हम यहां भी दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 152 से शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा, 5 आता है 151 तक, ये 152 से शुरू होगा और 237 तक जाएगा। कहां तक, अनुच्छेद 237 तक, ये हम भाग 6 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब तो शुरुआत हो गया भाग 6 की और विस्तार से हम इसी तरह चर्चा
करते रहेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए स्टडी 91 पर कई सारी किताबें लॉन्च की गई। जो विषय हमने यूट्यूब पर पहले कॉपी पर पढ़ा दिया था, ये उसी का हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी मौका दीजिए, जुड़िए हमारे पेड कोर्सेज के साथ, हमारी किताबों के साथ, तो आपको लगेगा कि वाकई बेहतरीन चीजें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक निवेदन दोस्तों हाथ जोड़ करके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको तनिक भी लगे कि नितिन सर ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। निवेदन आप सभी से, आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ शेयर करते होंगे, लेकिन अगर शिक्षा को बढ़ाएंगे तो इसका फल भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।